हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज का जो हमारा प्रेमिक्स है एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। कल आपको बताया गया था 5 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। तो शुरुआत करते हैं आज के प्रेमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ। एंड सिंस आपको पता ही है एनवायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो कहीं ना कहीं गुड नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इसे अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि एक डिसाइडिंग फैक्टर का रोल प्ले कर सकता है कि आप कट ऑफ के इस पार हैं उस पार। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रीमिक्स की पहले क्वेश्चन के साथ, जहां पर यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इससे रिलेटेड अब आपको यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। बताना है इनमें से कौन सी एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि यहाँ पर इनकरेक्ट है। 3 स्टेटमेंट्स है, फोर्थ आपकी नन ऑफ द अबव ऑप्शन है। पहले में कह रहे हैं जो आपका यूएन एनवायरनमेंट, जिसे यूएनईपी भी हम कहते हैं, कि इट इज वन ऑफ द सेवरल इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज, किसके लिए? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के लिए। सेकंड में कह रहे हैं आपके एस्टैब्लिश किया था इन्होंने आईपीसीसी, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, किसके साथ? वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के साथ। थर्ड में कह रहे हैं कि आपका मेंबर है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप का। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, तीनों में से अगर आपको लगता है कोई इनकरेक्ट है तो मार्क कीजिए, अदरवाइज आपकी यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन रहेगी। तो करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली जो आपका यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, नाम से ही क्लियर है कि यूएन का ही आपका पार्ट है। तो यहाँ पर इनके पास काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, काफ़ी सारे इन्होंने यहाँ पर इनिशिएटिव्स कंडक्ट कर रहे हैं ग्लोबली। उनमें से एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है किसकी? ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की। काफ़ी इंप्लीमेंटिंग एजेंसीज है, उनमें से आपकी यूएनईपी भी एक है। उसके अलावा इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही बताया गया है, इनके द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, किसके साथ मिलकर? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। और साथ साथ थर्ड स्टेटमेंट तो काफ़ी ईजी है आपके लिए, इजीली बता सकते हैं, जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रुप है यूनाइटेड नेशंस का, उसका भी एक मेंबर है। तो तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर आपकी करेक्ट थी, तो उसी के चलते यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीज़ें जो यहाँ पर आपकी इंपॉर्टेंट रहती हैं इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अगर हम नोट्स कंपाइल करने की बात करें कि पहली बात एस्टैब्लिशमेंट कब हुई, किसके द्वारा एस्टैब्लिशमेंट की गई, क्यों की गई, ये इंपॉर्टेंट रहता है। क्या उन्होंने रोल्स वहाँ पर एज्यूम किए हैं, किस तरीके के प्रोजेक्ट्स वो वहाँ पर कैरी आउट कर रहे हैं, ठीक है जी। तो ये सभी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट रहती हैं अगर किसी भी आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में वहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। तो वहीं बात करें 1972 में इंसेप्शन हुई इसकी, उसके बाद से एक तरीके की ग्लोबल अथॉरिटी ये बन गई है जो कि सेट करती है आपके एनवायरमेंटल एजेंडा, साथ के साथ जो भी हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वहाँ पर रखे गए हैं, कैसी उनकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी एनवायरमेंटल फैक्टर्स को इंक्लूड करते हुए, तो वहाँ पर ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है जी। हेडक्वार्टर्स के बारे में बात करें, नैरोबी केन्या में इसके हेडक्वार्टर्स हैं। उसके अलावा जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये होस्ट करती है सेक्रेटरीज ऑफ मेनी क्रिटिकल मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट्स और रिसर्च बॉडीज। उनमें से कौन कौन सी हैं? आपकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नेम्स आपको मेंशन किए गए हैं, जैसे कि आपका कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज हो गया, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटीज हो गया, साइट्स हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपको नोट्स में आपके कंपाइल्ड होना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करें जो कि ऑलरेडी हम क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं, कि पहली बात 1988 में आपके आईपीसीसी की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन और यूएनईपी द्वारा। उसके अलावा जो आपकी ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी है उसके लिए एक तरीके से एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का वहां पर काम करती है, साथ के साथ जो आपका मल्टीलेटरल फंड है फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, उसमें भी ये एक इंप्लीमेंटिंग एजेंसी का ही रोल निभाती है। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट का ये मेंबर है। और इसकी फंडिंग के बारे में बात करें, इंपॉर्टेंट रहता है कि फंडिंग कहां से आ रही है। तो जो आपका एनवायरनमेंट फंड है तो वो यूएनईपी का एक कोर सोर्स है ऑफ फ्लेक्सिबल फंड्स, कि जितने भी इनिशिएटिव, जितने भी प्रोग्राम, जितनी भी एक्टिविटीज यूएनईपी द्वारा वहां पर जो कैरी आउट किए जा रहे हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें बहुत ही एक इंपॉर्टेंट बैकबोन का ये काम करता है, ठीक है जी, एनवायरनमेंट फंड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, सभी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, जरूर अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बात हो रही है यहाँ पे फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के बारे में। दी गई हैं 3 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए जा चुके हैं। पहले में कह रहे हैं इसका ऑब्जेक्टिव है कि असिस्ट करे कंट्रीज को इन द रेड प्लस एफर्ट्स बाय प्रोवाइडिंग देम विद फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस। सेकंड में कह रहे हैं कि इंडिया आपका सिलेक्ट नहीं किया गया है कि वो एफसीपीएफ को ज्वाइन करे। थर्ड में कह रहे हैं जो आपका वर्ल्ड बैंक है वो अज्यूम करते हैं, वहां पर उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाई है कि जो फंक्शंस हैं ट्रस्टी और सेक्रेटरीट के एफसीपीएफ के वो वहां पर कैरी आउट करेंगे। तो 3 स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें से एक उसका ऑब्जेक्टिव के बारे में है, दूसरा इंडिया से रिलेटेड है और तीसरे उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर से रिलेटेड है। तो थोड़ा सोचिए, करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव बताया गया है कि जो आपकी इस तरीके की कंट्रीज हैं, लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उन्हें ये असिस्ट करेंगे कि उनके जो रेड प्लस एफर्ट्स हैं उन्हें वो पूरा कर सकें। किस तरीके से? फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। और सेकंड स्टेटमेंट को करेक्टली बताया गया है कि इंडिया आपका सिलेक्ट नहीं किया गया है एफसीएफ को ज्वाइन करने के लिए। और थर्ड में जो वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर अपना एक कार्यभार संभाला है
कि ट्रस्टी और सेक्रेटरीट के फंक्शंस वहां पर पूरे करेंगे एफसीपीएफ के, तो बिल्कुल करेक्टली बताया गया है। तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, उसी के आधार पर डी ऑप्शन यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिक चीजें हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि पहली बात 2008 में लॉन्च की गई, लॉन्चिंग आपकी इंपॉर्टेंट है, कब स्थापित किया गया। उसके अलावा ये आपके 47 डेवलपिंग कंट्रीज के साथ काम करता है, जो कि आपके अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन रीजन में लोकेटेड है। 17 डोनर्स हैं जो कि अभी तक आपकी 1.3 बिलियन की यूएस डॉलर्स की वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन और कमिटमेंट कर चुके हैं। उसके अलावा वर्ल्ड बैंक के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फिर जो आपकी 47 डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें सिलेक्ट किया गया है कि वो ज्वाइन करें एफसीपीएफ को, तो उसमें से अलग अलग रीजन्स में उन्हें डिवाइड किया गया है। वहीं से आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, एशिया पैसिफिक कंट्रीज, इंडिया इज वन ऑफ देम। तो यहां पर नोट क्या करना है आपको कि ये आपकी लिस्ट है जो कि बेसिकली एफसीपीएफ में आपके वहां पर सिलेक्ट की गई हैं, इंडिया इसमें से पार्ट नहीं है। तो जनरली जब भी हम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि कौन कौन उसके मेंबर स्टेट्स हैं, ठीक है जी, कौन कौन सी कंट्रीज ने उसे पर्टिकुलरली ज्वाइन किया है, किसी भी कन्वेंशन को वहां पर ज्वाइन किया है। क्वेश्चन आपको उस तरीके से पूछा जा सकता है। तो इंपॉर्टेंट क्या रखना है कि एक तो इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि क्या इंडिया मेंबर है या नहीं, उसके अलावा इंडिया की जो नेबरिंग स्टेट्स हैं क्या वो मेंबर है या नहीं, और फिर आती है बात आपकी जो मेजर इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड की, क्या उनमें से कौन कौन सी मेंबर्स हैं। तो इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन कैसे भी पूछा जाए तो आप ये, अगर आपके पास डेटाबेस रेडी रहेगा तो इजीली आप वहां पर आंसर कर पाएंगे। ठीक है जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस, इससे रिलेटेड अब आपको कुछ स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना है इनकरेक्ट कौन सी है। ध्यान रखना है इसी टर्म्स का। दो स्टेटमेंट्स हैं, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं कि आपका अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव है, सेकंड में कह रहे हैं आपका सपोर्ट करता है कंट्रीज को कि वो इंप्लीमेंट करें उनकी कमिटमेंट्स जो कि बेसिकली उन्होंने 2015 पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज में की थी। तो दो स्टेटमेंट्स हैं, थोड़ा सोचिए, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है तो थोड़ा करेक्ट ऑप्शन यहां पर मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली ये आपका अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव नहीं है, ये आपका यूरोपियन यूनियन का इनिशिएटिव है। ठीक है जी, तो उसके अलावा जो आपके पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात हुई 2015 की, जो कमिटमेंट्स हैं कंट्रीज की, उन्हें ये हेल्प करता है, उन कंट्रीज को ये हेल्प करता है ताकि उन कमिटमेंट्स को वो इंप्लीमेंट कर सके। उन कंट्रीज में जो इंप्लीमेंटेशन की एक्टिविटीज या प्रोग्राम्स कैरी आउट किए जा रहे हैं अपने कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए, तो उन्हें ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है जी, तो यहाँ पर पहली स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हुई कि बेसिकली वो इनकरेक्ट है। तो वहीं कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इससे रिलेटेड है कि पहली बात, यूरोपियन यूनियन का आपका ये ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव सिंपल सा क्या रखा गया है कि बिल्ड करना है एक न्यू अलायंस ऑन क्लाइमेट चेंज बिटवीन यूरोपियन यूनियन एंड द पुअर डेवलपिंग कंट्रीज, जो कि सबसे ज्यादा अफेक्टेड है और लीस्ट कैपेसिटी है उनके पास, या सबसे हम कह सकते हैं सबसे कम वो सक्षम है वहां पर कि जो क्लाइमेट चेंज के जो हम कह सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स है उनसे वो डील कर सकें। ठीक है जी, तो बेसिकली जो यूरोपियन कमीशन का जो उनके एस्टैब्लिश चैनल्स हैं उन्हीं के थ्रू ये काम करता है वहां पर। और 2015 में इंपॉर्टेंट क्या है कि जो जीसीसीए, पहले ही आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस था, फिर 2015 में ये नए फेज में वहां पर एंटर करता है, जिसके चलते ये आपका ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस प्लस बन जाता है। ठीक है जी, तो जो नए फीचर्स हैं यहाँ पर, तो बेसिकली वहां पर क्या इंपॉर्टेंट चीज रखी गई है कि पहली बात 2015 के जो पेरिस एग्रीमेंट है उसमें जो जितनी कमिटमेंट्स रखी गई हैं उन्हें सपोर्ट करेगा। साथ ही साथ आपका 2030 का जो एजेंडा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, और उसके जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उन्हें भी ये हेल्प करेगा, उन कंट्रीज को भी ये हेल्प करेगा कि वो अपने एसडीजीज को भी वहां पर अचीव कर सकें। तो ये आपका जब जीसीसीए प्लस कन्वर्ट हुआ है तब ये नए ऑब्जेक्टिव्स वहां पर ऐड हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए भी पता होना कि कौन कौन से इस तरीके के जो आपके हम कह सकते हैं अलायंस या ऑर्गेनाइजेशन हैं वो किस तरीके से वहां पर चेंज भी हुए हैं, क्या क्या उन्होंने अपने जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनमें भी चेंज लाए हैं। ठीक है जी, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। बात हो रही है इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन के बारे में। दी गई है यहाँ पर 4 स्टेटमेंट्स, बताना है इनमें से कौन स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं और उसी के चलते 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। बात हो रही है पहले स्टेटमेंट की यूनाइटेड नेशंस का आपका ऑर्गन है, सेकंड में कह रहे हैं आपका डेजिग्नेट कर सकता है एरियाज को एज व्हेलिंग सेंचुरी, थर्ड में कह रहे हैं जो पार्टिसिपेशन है आईडब्ल्यूसी की, तो वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है उन स्टेट्स को जो कि इन्वॉल्व है आपकी व्हेलिंग की प्रोसेस में, और थर्ड में कह रहे हैं जो करंटली जापान सर्व करता है एज अ सेक्रेटरीट। तो 4 स्टेटमेंट्स आपको दी गई हैं, थोड़ा सोचिए, 4 कोड्स प्रोवाइड किए गए हैं। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर मार्क कीजिए, बताइए कौन कौन स्टेटमेंट्स करेक्ट है, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन 2018 में भी आपका ये न्यूज में था, किस चीज से रिलेटेड था अभी हम बात करेंगे। कि पहली बात, ये आपका यूनाइटेड नेशंस का ऑर्गन नहीं है, तो पहली स्टेटमेंट तो आपकी यहाँ पर खारिज होगी, उसी के चलते यहाँ पर ए ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं और सी ऑप्शन भी यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। सेकंड में जो बात हो रही है कि डेजिग्नेट कर सकता है एरियाज को एज व्हेलिंग सेंचुरी, तो ये आपकी बिल्कुल करेक्ट है और वहीं से आपको क्लियर हो रहा होगा कि आपकी बी और डी ऑप्शन भी है।
थर्ड में जो बात कर रहे हैं कि जो पार्टिसिपेशन है, अब लगेगा तो यही कि अगर वेलिंग कमीशन है तो वही कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं, वही कंट्रीज इसकी मेंबरशिप वहां पर एज्यूम कर सकती हैं जो कि आपके वेलिंग में इन्वॉल्व होंगी। पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इसकी जो पार्टिसिपेशन है आईडब्ल्यूसी में वो सभी कंट्रीज के लिए ओपन है। ठीक है जी, तो थर्ड स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जापान इसका सेक्रेटरिएट की तरह सर्व नहीं करता है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट थी, तो उसी के आधार पर यहाँ पर बी ऑप्शन आपकी करेक्ट ऑप्शन है। तो बेसिस बात कर लेते हैं आईडब्ल्यूसी के बारे में कि एक तरीके का इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका पर्पस क्या है कि कंजर्वेशन करनी है वेल्स की, और जो वेलिंग का जो ये सिस्टम है इसे मैनेज करना है अच्छे से। तो बेसिकली जो लीगल फ्रेमवर्क है आपका आईडब्ल्यूसी का, इज द इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग। तो ये जो आपका कन्वेंशन है एस्टैब्लिश किया गया था 1946 में, जिसके चलते इट वाज वन ऑफ द फर्स्ट पीसेस ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल लेजिस्लेशन। जो भी मेंबर कंट्रीज हैं ऑफ आईडब्ल्यूसी वो सिग्नेटरीज हैं इस पर्टिकुलर कन्वेंशन के लिए भी। और आईडब्ल्यूसी की अभी करंट मेंबरशिप के बारे में बात करें तो 88 गवर्नमेंट्स हैं फ्रॉम द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड जो कि इसकी करंट मेंबरशिप यहाँ पर एज्यूम कर चुके हैं। ठीक है जी, तो वैसे ही बात की स्टेटमेंट में भी था कि वेलिंग सेंचुरी डेजिग्नेट कर सकते हैं, करेक्टली बताया गया है। उसके अलावा जो कोर फंडिंग है, किस तरीके से यहाँ पर फंडिंग इनकी आती है कि जितनी भी मेंबर गवर्नमेंट जो वहाँ पर कंट्रीज हैं वो वहाँ पर अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करते हैं। उसके अलावा जो वॉलंटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी करना चाहते हैं, जैसे कि आपके कुछ एनजीओज हो सकते हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट्स भी वहाँ पर अपनी तरफ से कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं, इंडस्ट्रीज भी हैं कुछ जो कि अपने वहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन कर सकती हैं। तो सभी के लिए भी वो ओपन रखा है यहाँ पर चैनल। 1982 में इन्होंने अडॉप्ट किया था मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल वेलिंग। ठीक है जी, तो वो सिर्फ आपका कमर्शियल वेलिंग तक ही लिमिटेड था, बट जो वेलिंग अंडर साइंटिफिक रिसर्च एंड अबॉरिजिनल सब्सिस्टेंस प्रोविजंस तो वो अभी तक यहाँ पर अलाउड है। तो 2018 में क्या हुआ कि जो आईडब्ल्यूसी मेंबर्स थे वो गैदर हुए आपके ब्राजील में, और जो जापान का एक वहाँ पर प्रपोजल रखा गया था कि उन्हें रिन्यू करना चाहिए कमर्शियल वेलिंग को, तो बेसिकली वहाँ पर वो प्रपोजल वहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था, जिसके चलते जापान ने अपना वहाँ पर विड्रॉल अनाउंस कर दिया था। ठीक है जी, तो अगर विड्रॉल वहां पर अनाउंस करें तो करंटली तो किसी भी तरीके से सेक्रेटरीट वहां पर एज अ सेक्रेटरीट वो सर्व नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो ये आपकी यहाँ पर एक तरीके से मैप है कि कौन कौन सी कंट्रीज आपकी जो ब्लू कलर से मार्क्ड हैं कि 19 जो आपकी 20th सेंचुरी है वहाँ पर उन्होंने ज्वाइन किया था। फिर 21st सेंचुरी में किस किसने ज्वाइन किया वो आपकी येलो मार्क्ड है, जो फॉर्मर मेंबर्स हैं वो आपके ग्रीन मार्क्ड हैं। इंपॉर्टेंट रहता है इस तरीके से भी आपको पता होना कि कौन कौन सी कंट्रीज बीच में भी छोड़ जाती हैं, या करंटली जिन्होंने आपकी पहले मेंबरशिप एज्यूम की है फिर बाद में उसे वहाँ पर क्विट भी कर दिया है। ठीक है जी, तो आई होप आपने करेक्टली मार्क किया उस क्वेश्चन को भी। फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस की इनमें से कौन सी आपकी कन्वेंशंस हैं जिसके लिए ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी सर्व करती है एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म। ठीक है जी, तो कुछ कन्वेंशन आपको यहाँ पर दी गई हैं, उसी के चलते 4 कोड्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं। पहले में कह रहे हैं यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सेकंड में कह रहे हैं आपका मिनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्करी, और थर्ड में कह रहे हैं आपका यूएनएफसीसीसी की यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो बताइए इनमें से कौन कौन सी कन्वेंशन जो कि आपके वहाँ पर ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी सर्व करती है फाइनेंशियल मैकेनिज्म। करेक्ट ऑप्शन मार्क कीजिए, फिर डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो बेसिकली यहाँ पर आपकी तीनों की तीनों कन्वेंशन यहाँ पर इंक्लूडेड है। ठीक है जी, तो जैसे कि हमने ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी के बारे में पहले भी बात की थी, एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द ईव ऑफ रियो अर्थ समिट टू टैकल आवर प्लैनेट्स मोस्ट प्रेसिंग एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, एक सबसे हम कह सकते हैं जो आपकी ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी है सबसे बड़ा एक मल्टीलेटरल ट्रस्ट फंड है जो कि बेसिकली डेवलपिंग कंट्रीज में कि वो वहाँ पर जो भी फंक्शंस कैरी आउट किए जा रहे हैं, जो भी इनिशिएटिव्स कैरी आउट किए जा रहे हैं टू इन्वेस्ट इन नेचर, तो वहाँ पर वो उस पर फोकस रखती है। ठीक है जी, साथ के साथ जो आपके मेजर इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस हैं उनकी इंप्लीमेंटेशन को सपोर्ट करती है। और वो जो बेसिकली कन्वेंशंस किस किस पे काम कर रही हैं, बायोडाइवर्सिटी हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, केमिकल्स हो गया, डेजर्टिफिकेशन हो गया, साथ के साथ जो इसके फंड्स हैं वो अवेलेबल किसके लिए हैं, डेवलपिंग कंट्रीज के लिए हैं, कंट्रीज के लिए हैं विद इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन सीकिंग टू मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेशनल एनवायरमेंटल कन्वेंशंस एंड एग्रीमेंट्स। तो बेसिकली अगर हम देखें कि कौन कौन से ऐसे आपके कन्वेंशंस हैं जिनके लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म का काम करती है, तो 5 ऐसी कन्वेंशंस हैं, लिस्ट आपको यहाँ पर मेंशन कर दी जा चुकी है। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए यहाँ पर। तो इस तरीके से जितने भी आपकी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं, जितने भी आपके ऐसे फंड्स हैं जो कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन या एनवायरमेंटल हम कह सकते हैं सस्टेनेबिलिटी पर काम कर रहे हैं, तो उनके बारे में आपको पता होना जरूरी है। कौन कौन से कन्वेंशंस को वो वहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं उनके बारे में पता होना जरूरी है। क्वेश्चन आपको किसी भी तरीके से वहाँ पर आए तो आप इजीली वहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। अब इन्हें पढ़ना कैसे है, इतनी सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इतनी सारी कन्वेंशंस हैं, सबसे एक जो आपका श्योर शॉर्ट सॉल्यूशन क्या है कि एक आप पहले लिस्ट बना लीजिए जो आपकी इंपॉर्टेंट इस तरह की कन्वेंशन है। अब उनके नोट्स कैसे बनाने हैं कि उनकी जो वेबसाइट है वहां पर जाइए,
सारी जो भी रेलेवेंट डिटेल्स हैं आपके लिए वहाँ से आपको चूज़ करनी पड़ेंगी। जैसे हमने बात की एस्टैब्लिशमेंट कब हुई है, किस तरीके के काम वो कैरी आउट कर रहे हैं, कौन कौन सी कंट्रीज़ में कैरी आउट कर रहे हैं, इंडिया से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर गैदर करनी है। बट ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ईजिली वेबसाइट पर अवेलेबल है और वहाँ से आप ईजिली इन सभी चीज़ों के बारे में अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये थे आज के आपके 5 क्वेश्चन। आई होप आप में से सभी ने ही अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म किया है। जो भी आपका स्कोर रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिए और इसी तरीके से रेगुलरली ये जो हमारा इनिशिएटिव है जिसमें हम दिन के 5 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, थीम बाय थीम डिस्कस करते हैं, ताकि आपका सिलेबस भी कवर होता रहे, कोई ऐसा सेगमेंट ना रहे जिससे रिलेटेड हमने क्वेश्चन ना डिस्कस किया हो। तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस फीडबैक सिस्टम का पार्ट बनना, ताकि आपको पता भी लगे कि कोई चीज़ अगर आपने प्रिपेयर की है तो कहाँ पर उसमें कमी है। ठीक है जी, कल रहेगा साइंस एंड टेक का दिन, तो कल हम रोबोटिक्स से रिलेटेड आपके 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो काफ़ी सारी चीज़ें कवर होंगी इसमें, आपके ड्रोन से रिलेटेड भी क्वेश्चन रह सकते हैं, तो अच्छे से प्रिपेयर करके आइएगा। उसके अलावा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन हमारे सभी भाई बंधुओं के लिए जो कि मेंस की तैयारी कर रहे हैं कि मेंस मॉक एंड मेंटरशिप प्रोग्राम, कि इसके चलते स्लीपी क्लासेस इन कोलैबोरेशन विद द इंडिया भाई, यहाँ पर आपका मॉक कंडक्ट किया जा रहा है। इन डेट्स को दोनों मीडियम में अवेलेबल है, ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड। ऑफलाइन मोड तो आपका इन्हीं डेट्स को कंडक्ट किया जाएगा, ऑनलाइन मोड में कुछ फ्लेक्सिबिलिटी रखी गई है डेट्स की। तो जितने भी इसमें डिटेल्स हैं इसकी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे वहाँ पर भी आपको लिंक मिल जाएगा। यदि आपकी कोई क्वेरीज हो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी हर एक क्वेरी को यहाँ पर रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड नाइट।